अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और कल का टेस्ट आप लोगों ने अच्छा किया होगा। कल 8 बजे शायद टेस्ट था आप लोगों का। सर चैट ऑप्शन ऑफ BW स्टूडेंट्स। BW स्टूडेंट्स क्या है जी? बिटवीन स्टूडेंट्स कहना चाह रहे हैं। हाँ जी खालिद, होना ऐसे चाहिए कि जी बच्चों की आपस में चैट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जी बच्चों को थोड़ी सी तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट टेस्ट। मैं कोशिश करूँगा कि भी टेस्ट को डिस्कस करूँ आपके साथ। अपने टेस्ट जो आपके कल थे FLP के, वो मेरी ड्राइव पे इस वक्त आ चुके हैं। वहाँ से डाउनलोड कर लें, वहाँ से देख लें ताकि आपके पास टेस्ट मौजूद हो। जब आपके पास टेस्ट मौजूद होगा फिर हम अपनी डिस्कशन को शुरू करेंगे। तो सिर्फ टीचर से बात हो सकती है मैसेंजर पर। खालिद, अगर आप तवज्जो मेरी तरफ कर लेंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो इसलिए थोड़े से सारे बाकी बच्चे भी मेरी तरफ तवज्जो कर लें बिकॉज हमने भी आज FLP की डिस्कशन करनी है। FLP की अगर टेस्ट की डिस्कशन ना हो तो टेस्ट का मकसद फौत हो जाता है। टेस्ट अपनी सारी अफादियत और सारी अहमियत खो देता है अगर उसमें से उसकी आपकी बच्चों की गलतियाँ ही ना निकाली जाए। तो टेस्ट को डिस्कस करते हैं अभी। तो आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन तब तक जब तक टेस्ट मेरे पास आता है। आप लोग मेरी ड्राइव से जाके टेस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा बच्चों, तब तक मुझे बताएं आप लोगों का टेस्ट हुआ कैसा था कल? टेस्ट वाज इजी और डिफिकल्ट और टफ और इंटरमीडिएट? सर जी टेस्ट स्क्रीन पे शो करवा दें जैसे अभी मैथ्स वाले सर ने करवाया था। जी अभी करवाता हूँ, मेरे पास कोई अटेंडेंट भी नहीं है। विद इन अ मिनट और टू अभी मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तो फिर मैं आपको स्क्रीन पे मतलब अपनी स्क्रीन पे शो करवा के भी स्टार्ट करता हूँ। आप लोग फिलहाल तब तक आप मेरी ड्राइव पे जाके डाउनलोड कर लें। आप लोगों के पास भी टेस्ट की कॉपी होनी चाहिए और टेस्ट मैंने काफ़ी चीज़ों को खंगाल के काफ़ी चीज़ों को तलाश करके बनाया था। जस्ट डाउनलोड इट। हाँ जी बच्चों बताएं फिर मिला कि नहीं मिला? FLP है सिर्फ अभी तक। चलें यार, अगर नहीं भी मिला तो मेरे पास आ गया। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेरी ड्राइव पे भी मौजूद है, ज़रा वो भी देख लें, वहाँ से भी डाउनलोड कर लें। उम्मीद है कि अब अपलोड हो गया सारा कुछ, अल्लाह करे स्ट्रीमलाइन हो जाए चीज़ें। और मैं अपने टेस्ट को शुरू करता हूँ। सर ड्राइव पे आ गया टेस्ट? अच्छा जी बच्चों, मेरे ड्राइव पे अपलोड हो गया। फटाफट खोल लें। सर मैं भी खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, ठीक है, हो गया हो गया। मैंने अपना खोल लिया। सर बैटरी भी डेड हो गई, बैटरी कैमरा की। अच्छा जी बच्चों, आई हैव टेस्ट इन माई हैंड। बच्चों वो स्क्रीन पे शो नहीं हो सकता था इसलिए मैंने स्क्रीन पे शो नहीं किया। सर ये चल रहा है? अच्छा ओके। मैं अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो आई एम गोइंग टू रीड आउट द फर्स्ट न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल पढ़ने लगा हूं, जरा देखिएगा गौर से। इफ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 5 मीटर देन व्हाट विल बी इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। सवाल बड़ा मजे का, उसने हाइट दे दी है और साथ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। हाउ कैन यू डू इट? जरा देखिएगा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है यहां पे हमारे पास, दैट इज 5 मीटर्स। टाइम पूछ लिए। अब इस सवाल को करने का क्या तरीका है? आप सबसे पहले क्या करें, सवाल में से थीटा की वैल्यू कंसिडर कर लें, थीटा की वैल्यू निकालें। व्हाट इट विल बी, जरा देखिएगा। हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। सो यहां से वैल्यूज पुट कीजिए। हाइट इज 5 इज इक्वल्स टू VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। g को 10 ले लीजिए, इट विल बिकम 5 इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इंटू जी इज 10। ये इस तरफ आ जाएगा। व्हाट यू विल गेट, VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 50। सारे का अंडर रूट ले लेंगे। VI साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 50। आपके पास VI साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर आप क्या करें, इसको टाइम के फॉर्मूले में पुट करें। सर जी अब वो क्या बैटरी चेंज कर रहे थे, अली बैटरी चेंज कर रहे थे इसलिए वो स्लाइड लगाई थी। सो यार अब ये टाइम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। टाइम का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, 2VI साइन थीटा ओवर जी। अब यहां पे अगर वैल्यूज पुट करें 2 इंटू अंडर रूट नॉट 10, 2 इंटू अंडर रूट 50
ओवर 10 काटिए, t इज इक्वल टू अंडर रूट 50/2। इसे जरा सॉल्व करें तो ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स के करीब जवाब आता है आपके पास। आगे चलिए जी, 2 नहीं, तकरीबन 3 सेकेंड्स के करीब इसका जवाब आएगा। कैसे समझाता हूं, देखिएगा। अंडर रूट 50 है, अगर तो ये 49 होता तो अंडर रूट 49 इज 7, इसका जवाब आएगा 7.1। 7.1 डिवाइडेड बाय 2 इज समहाउ 3 सेकेंड्स, तकरीबन 3 सेकेंड इसका जवाब है अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन 3 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है सर। 2, ओहो आई हैव डन अ मिस्टेक है, सॉरी यार। 2 इंटू 10 मैंने सॉरी मिस कर दिया। 2 इंटू 10 दैट इज 20, 20 इंटू 5 दैट इज 100। ओ यार देख कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। तो इस तरह की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, ये मुझसे हो सकती है, मेरे लिए तो फिजिबल है ये। इसका अंडर रूट लिया, मेरे पास 10 आ गया। सो यार ये एक मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहां पे भी 10 पुट कर दें, 10 और कट गया 10/5, लो जबरदस्त हो गया। नीचे 5 आ गया, 10/5 कटा तो जवाब आ गया मेरे पास 2 सेकेंड्स। गॉट इट? सॉरी भाई, ये थोड़ी सी जल्दियों में मिस्टेक हो गई सर। अंडर रूट, यार वो मोमिन एक मिस्टेक हो गई थी, उसने निकाल दी। किसने निकाली भला? एक मिस्टेक निकाल दी, किसने निकाली थी? अरमगान ने मिस्टेक निकाली थी। शाबाश अरमगान, ग्रेट, गुड। अली और मोमिन, ये मिस्टेक हो गई थी, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। छोटी सी मिस्टेक सोल्यूशन में कहीं ना कहीं हो जाती है। अच्छा जी, अगला सवाल करने लगा। डोंट से रिस्पेक्ट, जज़ाकल्लाह जी, सॉरी, बट एवरी मिस्टेक डिजर्व्स अ सॉरी। सवाल नंबर 2 है जी, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर, द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड। आसान सा सवाल है, डिस्टेंस गिवन है और कहते हैं टाइम फाइंड करें। ये सवाल फ्री फॉल के टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसे सवाल कुछ बच्चों ने भी मुझे भेजे थे, मगर ये इंतहाई आसान सवाल है। मैंने आपको फ्री फॉल में बताया था कि यार जब भी कोई चीज नीचे की तरफ गिरती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लें, एक्सेलरेशन g के इक्वल ले लें, और डिस्टेंस यानी हाइट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 19.6 मीटर। तो भाई टाइम फाइंड करना है, यहां पे क्या करोगे? इंतहाई सिंपल है। इंतहाई सिंपल कैसे है? यहां पे आप सेकंड इक्वेशन यूज कर लोगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई वी आई 0 है तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा 19.6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये कट गया, 5 आ गया। सो 19.6 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इट इज वंस अगेन 2 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स इसका आंसर है। ठीक है जी, इसे आगे चलते हैं। अच्छा जी, 2 सेकेंड्स कैसे है? मैं बच्चों को करवा दूं, यहां पे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। 19.6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 19.6 को देखें, ऐसी सिचुएशन में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अप्रोक्सीमेशन के साथ करते हैं। 19.6 अप्रोक्सीमेटली 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये टी स्क्वायर के इक्वल है। 20/5 दैट इज 4। 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी बोले तो तकरीबन 2 सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके 2 सेकेंड्स निकाला। इसका जवाब 1.9 या 1.8 होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी 2 सेकेंड्स मौजूद है, तो 2 सेकेंड्स ही हमारा जवाब है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एट पीक पॉइंट द प्रोजेक्टाइल हैव डैश। मैंने बताया था, ये बात मैंने लिखवाई थी बकायदा, कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में ये नहीं कहना कि पीक पे वेलोसिटी 0 होती है। पीक पे वेलोसिटी होती है बिकॉज ऑफ द एक्स कंपोनेंट, सॉरी वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। सो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज नॉट 0, इट इज मिनिमम। मैंने बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, मगर x कंपोनेंट कांस्टेंट होता है। मैंने बड़ी डिटेल में प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं थोड़ा सा अरेज कर लूं व्हाइट बोर्ड, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं।
अच्छा यार, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब सर अब ड्राइव पर FLP2 जी खालिद अवेलेबल है, मैंने कहा तो है अवेलेबल है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बल्कि अवेलेबल है, यस। मेरी ड्राइव पे FLP2 जो सेकंड FLP है वो विद द डेट ऑफ 4, क्योंकि पहले 4 को होना था, 4 की डेट के साथ अवेलेबल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, a body of mass 5 kilogram is thrown vertically upward with the 500 joule of energy. The maximum height reached by the body is। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए उसने हमको 5 किलोग्राम की बॉडी दे दी है और साथ उसने हमको काइनेटिक एनर्जी दे दी है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, पहले हाइट के मैस की मदद से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें इसकी। देखिएगा जरा, अब मेरे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा। मैस इज 5 किलोग्राम्स और शुरू में फेंकी जाने वाली काइनेटिक एनर्जी 500 जाउल्स। तो ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी, ऊपर की तरफ जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे VF 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लूंगा। और फिर मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस चाहिए, जबकि एक्सेलरेशन -g के इक्वल होती है। इसमें मैं यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। तो भाई पहले इनिशियल जाम खान जो आप करवा रहे हैं वो भी मिल जाएगा, मैं यही करवा रहा हूं यार, FLP ही करवा रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं करवा रहा। FLP से मैच नहीं करता ये, FLP ही करवा रहा हूं मैं मेरी जान। यस, एवरीथिंग इज डिस्कस फ्रॉम FLP। क्या हुआ, ये देखो आपका FLP को डिस्कस कर रहा हूं। अब आगे सबको नजर आता है कि नहीं आता? यस, ये देखें आपके FLP को डिस्कस कर रहा हूं। सो देखिएगा, उसके बाद आगे चलने लगा था मैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लें। काइनेटिक एनर्जी बोले तो 500 दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। कट गया, ये आ गया 250 इज इक्वल टू mv²। m क्या है जी 5, तो 5 को डायरेक्टली इधर ले आए, 250 डिवाइडेड बाय 5 v² कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 50, राइट? इट इज ऑलमोस्ट 50। आगे चलिए, 50 इज इक्वल्स टू v², v इज इक्वल टू 7, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर्स पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू तकरीबन 7 आ गई। अब तमाम चीजें हमके पास हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करें। 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, 2a की जगह -10 पुट कर लें। s आपने फाइंड करना है, ये 0 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, वापस 50 आ जाएगा। v² इज 50, ठीक है? तो भाई -20 इज इक्वल टू -50, s इज इक्वल टू -50 ओवर -20 काट दो, ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 5/2 बोले तो 2.5 मीटर्स, ठीक है? इसमें आएंगे, शायद उन्होंने ऑप्शन गलत डाल दी हुई है। थाउजेंड हो जाएगा 250 की बजाय। यार अब यार व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर, क्या कर रहा हूं मैं, हद हो गई यार। 1000, आई एम सॉरी यार, एम्बैरेसिंग इट इज। 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू v², कट गया, ये 500 आ गया। आई एम सॉरी जी। सो vf इज √500, यहां पे आप 500 पुट करेंगे, राइट? ठीक है भाई, ठीक है। तो ये 25.5 आ जाएगा। 500 माइनस ओवर -20 कट गया, तो ये हो जाएगा -50 ओवर 2, माइनस से कैसे 25/5। क्या लिखे खालिद? नो सर, आपने 2 से डिवाइड, यार हाँ कर दिया, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई।
फिर अब्दुल मोमिन सर, आप चाय पीने रिलैक्स नहीं? यस जी बिल्कुल, प्रेशर होता है, इसमें कोई शक नहीं। जब मैं आया तो सुबह में टेस्ट अवेलेबल नहीं हो रहा था, वो गायब हो गया था, तो उसका प्रेशर था। ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है सर। काइनेटिक एनर्जी से कैंसिल फॉल्स की है जी 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 जी, करेक्शन जी, करेक्शन हो गई जी, ठीक है जी, ठीक है। सो समटाइम्स करेक्शन हो मिस्टेक्स हो जाती हैं प्रेशर में, ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलें। अब क्या हुआ? ठीक है, ओके, सो यू कैन डू इट नाउ। अब आप लोग कर ही लेंगे, इसका जवाब 10 आता है, अब आप कर लेंगे। नाउ यू कैन सॉल्व इट। देखो यार, ऐसे भी होता है कभी कभार, कंसेक्यूटिवली हैट्रिक हो गई। अच्छा जी, अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। होप सो कि अब चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। विच ऑफ द गिवन रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? कहते हैं क्या चीजें सेम रहती हैं? इट्स वेलोसिटी। क्या सर आप कमेंट्स लेट रीड कर रहे हैं? मेरे पास जैसे ही आ रहे हैं मैं वैसे ही एज इट इज ही रीड कर रहा हूँ। सर जी आज क्या हो रहा है? आज बस अभी चीजें सेट हो जाती हैं, आज मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द, किधर गया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम एट द ऑल पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरीज इन प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज से क्या चीज रिमेन सेम, क्या चीज सेम रहती है जी? मैंने आपको बताया था कि हर चीज चेंज होती है। एक्स एक्सिस पे फोर्स 0 होती है, वाई एक्सिस पे फोर्स वेट के इक्वल रहती है। तो आप ये भी कह सकते हैं फोर्स भी सेम रहती है, मगर ऑप्शन में कहीं पे फोर्स नहीं लिखा हुआ। ऑप्शन क्या है? वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट सेम रहता है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज होता रहता है। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन है इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो भाई क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। फिर इट्स एक्सेलरेशन। यस, अब उसकी एक्सेलरेशन सेम होती है। कौन सी सेम होती है? देखिए मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी ट्रेजेक्टरी में जाता है तो हर पॉइंट पे अलोंग द एक्स एक्सिस उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है, और अलोंग द वाई एक्सिस उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है। सो एक्सेलरेशन ये वाली तो 0 है, एक्सेलरेशन कहीं पे भी जाएंगे तो वो जी के इक्वल ही होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल ही होगी। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक कमेंट आया जी, क्या कमेंट आया? सर आप चाय पी लें जी, चाय पीते हैं अभी। सर आंसर 10 है तो ऑप्शन में 10.2 सिलेक्ट करेंगे या 9.8? ऑप्शंस किधर गई जी? 9.8 सिलेक्ट करेंगे। उसकी रीजन ये है बिकॉज आपने अप्रोक्सीमेशन यूज की थी। 10.2 सिलेक्ट करेंगे। यस, आप 10.2 सिलेक्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने अप्रोक्सीमेशन सिलेक्ट की है, ए को 10, एक्सेलरेशन को 10 के इक्वल पुट किया। यही किया था ना आपने, ये देखिएगा यहां से। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है वाला, वी आई स्क्वायर, राइट। अब आपने यहां पे क्योंकि बढ़ा दिया, 9.8 को कर दिया था 10, इसने जाके डिवाइड होना। सो एस इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर ओवर 2a। सो नीचे वाला बढ़ा दिया तो जवाब कम हो जाएगा। सो इट विल बिकम 9.8। आप 9.8 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। असदुल्ला वेलोसिटी, कुछ कमेंट्स आगे ठहर जाए। फरवा वी एक्स सेम होती है। देखें मैं आपको समझाता हूं, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट सेम है, यानी कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है, मगर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी बजाते खुद क्या है? एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और एडिशन, ऐसे ही है। तो भाई वेलोसिटी इटसेल्फ कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही होगी क्योंकि उसका वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है, एक्स कंपोनेंट बेशक कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी इटसेल्फ इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है। फिर और ठीक है फरवा। सर वेलोसिटी सेम नहीं है। सर वेलोसिटी सेम नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं है, मैंने बताया एक्स कंपोनेंट सेम है, इटसेल्फ वेलोसिटी सेम नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है, मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, उसके बाद मोमेंट सर 4 सेम नहीं रहती तो एक्सेलरेशन सेम कैसे?
भाई फोर्स मैंने बताया है, मैं ऐसे ना, मैं देखे मैंने जब बात शुरू की तो मैंने शुरू करते ही कहा कि भाई फोर्स सेम होती है मगर फोर्स की ऑप्शन मौजूद नहीं है। फोर्स सेम होती है, कौन सी फोर्स सेम होती है? देखें, हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस की फोर्स तो जीरो है, जैसे एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन जीरो है, और वाई एक्सिस की जो फोर्स है वो वेट के इक्वल या ग्रेविटी के इक्वल है। सो अगर फोर्स की ऑप्शन होती तो फोर्स की ऑप्शन भी दुरुस्त थी, मगर फोर्स की क्योंकि ऑप्शन है नहीं, इसीलिए हाँ हमने एक्सेलरेशन को पे किया। खालिद 9.8 इसलिए होगा कि अप्रोक्सीमेट कर लिया गया। जी जी खालिद ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ टावर रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, स्पीड ऑफ द बॉडी मास बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इसमें वी एफ फाइंड करना, सीधी सीधी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। देखो ड्रॉप किया जा रहा है हाइट से, यानी वी आई इज जीरो, सो आपको क्या चाहिए? वी एफ चाहिए। कितनी देर में गिर रहा है? 10 सेकेंड्स में गिर रहा है। ओके, अच्छा सवाल है। सो अब आप यहां पे बजाय थर्ड इक्वेशन के आप फर्स्ट इक्वेशन लगा के देखें, सिंपल सिंपल सीधा सीधा हो जाएगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहां पे क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है, ए बिकम्स इक्वल टू जी, सो मैं ए की जगह यहां पे जी लिख देता हूं। वी एफ फाइंड करना है, वी आई जीरो प्लस जी क्या है जी, दैट इज 10 इंटू टी, टी इज वंस अगेन 10, 10 इंटू 10 बोले तो 100 मीटर्स पर सेकेंड। सो ठीक है जी, वी एफ आपके पास आ गया। ओके, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, a force of 12 Newton accelerates gives an acceleration of 4 meters per second square to an object. A force required to give the acceleration of 10 meters per second square. देखिए यार, ये सवाल बड़ा आसान है। ये सवाल इवन आप बगैर कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। मैं आपको तरीका समझाता हूं कैसे करना, फिर कैलकुलेशन के साथ भी करना सिखाऊंगा। देखिएगा, अगर आपकी तवज्जो है तो कहता है कि एक फोर्स है F1 जो है, F1 that produces an acceleration. F1 कितनी है जी? इधर क्या सवाल? 12 न्यूटन की है, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रही है वो 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की। कहता है अगर एक्सेलरेशन हमें चाहिए कितनी, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की, तो फोर्स क्या होगी? अब ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। आप ये देखें कि 12 न्यूटन की फोर्स 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अहमद देखें, जब आपने बगैर कैलकुलेटर के सॉल्यूशन करना होता है ना, उस बगैर कैलकुलेटर के सॉल्यूशन में आप अप्रोक्सीमेटली आसानी के लिए जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। 9.8 के साथ कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी मुश्किल है, सो हम यहां पे 10 वाली बेस लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करनी आसान हो। अब मिसाल के तौर पे चलिए मैं समझाता हूं। जिस तरह अगर 10 को मल्टीप्लाई करना हो 4 से, तो जवाब क्या आएगा? 40। अब अगर 9.8 को 4 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको अपनी उंगलियों पे करना पड़ेगा। तो हमेशा 10 इसलिए ली जाती है, आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40 आ जाएगा ना, तो 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 40 से थोड़ा सा छोटा, तो वो 36.9 होता है, तकरीबन 37-38 होता है। पॉइंट समझ रहे हो? यानी कि अप्रोक्सीमेशन में आप जवाब 9.8 का भी कंक्लूड कर सकते हो। आप आइडिया लगा सकते हो कि 9.8 से जवाब ये आया होगा, फिर अप्रोक्सीमेशन वन सेकेंड आसान हो जाती है। हाँ जी, रेशो लेनी है मोमिन, एग्जैक्टली आपने सही कहा, रेशो लेनी है। मैं वैसे तरीका और भी बताने लगा हूं। एक्सेलरेशन पहले 4 थी तो फोर्स 12, एक्सेलरेशन अब डबल से ज्यादा हो गई। मान लो कि एक्सेलरेशन अगर 8 होती तो फोर्स हम 24 कर देते, मगर एक्सेलरेशन 10 है, डबल से भी ज्यादा, तो फोर्स डबल से भी ज्यादा होगी। ऐसे सवाल में बिल्कुल सही कहा, रेशो लेते हैं, लेकिन मैं रेशो बता दूं कैसे लेते हैं। देखो F1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 है, सही ना? बचपन में पढ़ा था F इज इक्वल टू MA, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसी तरह F2 इज प्रोपोर्शनल टू A2। तो भाई जब आप इनकी रेशो ले लेंगे तो कांस्टेंट बीच में उड़ जाएगा, सिंपल। F1 over F2 is equals to A1 over A2. F1 is 12 over X is equals to A1 over 4 over 10. तो भाई X को एक तरफ रख लो, ये हो जाएगा 12, साइड पे करते हैं, ये हो जाएगा X is equals to 12 into 10 by 4। सॉल्व करें, आपके पास 30 न्यूटन जवाब आ गया।
सिंपल। हाँ वो बहुत लंबा हो जाएगा असदुल्ला, अगर आप वो मैथ्स फाइंड करेंगे फिर मैथ्स को दोबारा पुट करेंगे, इट विल बी लेंथी। याद रखिएगा ऐसे सिचुएशन में आप सिंपल रेशियो लेते हैं। ठीक है जी, चले जी थोड़ा सा चीजें फ्लो में फ्लो में वापस आई। ठीक है सदुल्ला, आगे चलें। अगला सवाल कितने गया? सवाल नंबर 9 है द एरिया बिटवीन द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड टाइम अलोंग वाई एक्सिस द फोर्स टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू। कहते हैं कि फोर्स और टाइम, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, उसका एरिया क्या होगा। मैंने आपको ग्राफ सारे करवाए थे, मैं फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए बता देता हूं। तो भाई यहां पे फोर्स है और यहां पे टाइम है, ये ग्राफ का एरिया बोले तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो तुम्हें पता है ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल कहलाता है इम्पल्स के फॉर्मूले से। सिंपल सी बात है, मैंने वैसे भी सारे के सारे ग्राफ्स आपको बताए थे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 1 डाइन इज इक्वल्स टू, ये भाई 1 डाइन इज इक्वल्स टू बताया हुआ। चलें फिर दोबारा बता देता हूं। न्यूटन इज अ बिग यूनिट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन्स। सो भाई 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अगला द वेट ऑफ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम मास इज। अब आप यहां पे 9.8 ले सकते हो। देखो W इज इक्वल टू एम जी है ना, तो M 1 किलोग्राम, G इज 9.8, सिंपल वेट आ गया 9.8 न्यूटन, सीधा सीधा सिंपल। अब यहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो कि 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 ही आएगा। यहां पे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं, ये बड़ी सीधी सीधी कैलकुलेशन है। 10⁻5 न्यूटन, ये क्या लिखा हुआ? अच्छा, खालिद ने पिछले सवाल का जवाब दिया, मेरे पास कमेंट लेट आते हैं यार थोड़े से जरा। A force of 10 Newton acts on a particle of mass 2 kilogram for 1 second. Then the rate of change of momentum of a body is given by। यार ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। ये सवाल जरा गौर से देखिएगा, कहता है a force of 10, फोर्स गिवन है। ये सवाल बगैर किसी कैलकुलेशन के होने वाला। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज गिवन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, mass is 2 kilogram for 1 second, time is 1 second, the rate of change of momentum delta p over delta t फाइंड करना बताया था। delta p over delta t is equal to applied force, तो इसका जवाब 10 होगा। तो इसका जवाब है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, असदुल्ला का कमेंट आया जिस तरह से मोमेंटम था चेंज। ओहो भाई चलो जो कौन से अरमगान किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ओके यस, अरमगान ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। चलिए अरमगान, मैं आपके पॉइंट के ऊपर बाद में आता हूं। चले पहले एक सवाल और किसी बच्चे का आ गया, मैं पहले वो देख लूं। असदुल्ला, वैसे 1 न्यूटन स्मॉल फोर्स है जो एक नोट पेपर लगाता है, मैं आपका पॉइंट नहीं समझा। एक नोट पेपर लगाता है, मैंने समझा। उज़ैर, टाइम अलोंग वाई एक्सिस है, टाइम अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे फर्क नहीं पड़ता उज़ैर, एरिया में फर्क नहीं पड़ता, एरिया फिर भी यही रहेगा। चलें अगर ऐसे भी है ना, ये चीज एरिया पे इफेक्ट नहीं करती, ये चीज इफेक्ट करती है स्लोप पे, क्योंकि स्लोप हमेशा होती है y ओवर एक्स। सो अगर मैं एरिया में चीजें इंटरचेंज भी कर दूंगा तो डज नॉट मैटर। अच्छा जी, असदुल अरमगान ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया, शाबाश अरमगान। अरमगान ने कहा कि ऑप्शन में मोमेंटम लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम नहीं, तो हम क्या पिक करें? अरमगान वेरी गुड, शाबाश। ऐसे केस में
मैं ऑप्शन ही पढ़ी, मैं बस सवाल फटाफट करवाता चला जा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत जाया हो गया। ऐसे सिचुएशन में आपको पता है ये F इंटू डेल्टा पी जो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, इसे आप इम्पल्स भी कहते हैं क्योंकि अब ऑप्शन में इम्पल्स मौजूद है जी मौजूद, ए ऑप्शन। सो ऐसे सिचुएशन में आप इम्पल्स को पिक करेंगे, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको जरा देख लीजिएगा सारे बच्चे। फिर उसके बाद और कोई पॉइंट उधर, उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ में आएगा। मीन्स के 1 न्यूटन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। अच्छा ओके, हाँ ठीक है असदुल्ला, ठीक है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं असदुल्ला, हमेशा ऐसे नहीं होता। 1 न्यूटन इज अ फोर्स ऑफ अप्लाइड बाय द पेपर लाइंग ऑन ए टेबल। उस सूरत में आपकी बात असदुल्ला उस सूरत में ठीक होगी इफ द मास ऑफ पेपर इज 100 ग्राम्स। नॉर्मली जो पेपर हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, जरा देखिएगा उनके ऊपर लिखा होता है 70 जी पेपर, 80 जी पेपर, यानी 70 ग्राम्स 80 ग्राम्स का पेपर है तो उसकी फोर्स 1 न्यूटन से थोड़ी सी कम आती है, ठीक है। कितने क्वेश्चन? यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज इज मैक्सिमम if the R is the maximum horizontal range of projectile then the greatest height attained by it। मैंने ये सवाल भी करवाया था इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन ऑफ रेंज एंड हाइट। वो कहता है कि भाई अगर तो मैक्सिमम रेंज अटेन्ड जो है वो R है और मैक्सिमम हाइट क्या होगी। सो मैंने कहा था द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड हाइट इज R by H is equals to 4। तो भाई हाइट किसके इक्वल आ जाएगी? R max ओवर 4 के इक्वल आ जाएगी। तो यहां पे R max क्योंकि नहीं है, सिंपल R लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन डी है R by 4। हैदर अगर वीडियो स्टक हो रही है तो एक दफा रिफ्रेश कर लें, यहां से चीजें फ्रेश हैं। बाकी बच्चे बता दें स्टक तो नहीं होगी, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा। भाई अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज p एंड काइनेटिक एनर्जी इज E। इफ मोमेंटम बिकम्स p बाय 2 काइनेटिक एनर्जी विल बी। ये सवाल बड़ा मजे का, ये जरा देखिएगा। नो स्टक ओके जी। कहते हैं कि अगर किसी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो E के इक्वल है और मोमेंटम जो है वो p के इक्वल है, मोमेंटम p के इक्वल है। कहते हैं अगर नया मोमेंटम p डैश p बाय 4 हो जाए और p बाय 2 हो जाए, पहले का आधा हो जाए, तो नई एनर्जी क्या होगी। इसीलिए मैंने आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इकट्ठी पढ़ाई थी क्योंकि इनके सवाल अक्सर इकट्ठे ही बना करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जज़ाकल्लाह, ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, एनर्जी और मोमेंटम का कोई फॉर्मूला ढूंढते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स ओहो बी नहीं ई, एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2m। तो भाई पी स्क्वायर की जगह पी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा पी ई डैश इज इक्वल टू पी डैश स्क्वायर ओवर 2m। तो भाई पी डैश की वैल्यू क्या है? p बाय 2। तो ई डैश इज इक्वल टू p बाय 2 का स्क्वायर ओवर 2m। ये हो जाएगा p स्क्वायर ओवर 4 ओवर 2m। ये बाहर ले आइए। सो ई डैश इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m इंटू 1 बाय 4। सो एनर्जी 4 टाइम्स कम हो गई, डायरेक्टली कर दिया। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया यार? ओ, मैं आगे खड़ा हो गया वहां के। यस, अब पॉइंट समझ में आया? यहां तक बताएं कोई इशू है, फिर उसके बाद आगे चलें ताकि शुड वी मूव ऑन? चलें, जबरदस्त हो गया। थिंग्स आर स्ट्रीमलाइन, थिंग्स आर प्रीटी क्लियर नाउ। चलिए जी, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सवाल मेरा पसंदीदा जाती तौर पे फेवरेट क्वेश्चन है। वो कहता है कि सवाल समझने की बात है, वो कहता है कि ऐसी कौन सी, आपके पास ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में ना पेयर ऑफ फोर्सेस गिवन है। जैसे पहली ऑप्शन सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, ड्रैग फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है,
फिर उसके बाद ग्रेविटी एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। अब वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के बगैर मौजूद है, जिसका थर्ड लॉ मौजूद नहीं है, जिसकी रिएक्शन फोर्स मौजूद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि जिसका रिएक्शन मौजूद नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप पहली ऑप्शन देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट सर्कल के सेंटर में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर में खींचती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर लेके जाती है। ये दोनों न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक के थर्ड लॉ को फॉलो करती हैं। सो पहली ऑप्शन तो फारिग होगी, पहली ऑप्शन बाहर निकल गई। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन देखिएगा, ड्रैग फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये बड़ा मजे का सवाल है। चलिए इस बी ऑप्शन को बाद में शेयर करता हूं, पहले दूसरी ऑप्शन को शेयर कर लूं। ग्रेविटी एंड द डायरेक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको देखिएगा, फॉर एग्जांपल मान लें कि मैं आपको मेरे पाँव नजर नहीं आ रहा तो लिहाजा मैं अपनी एग्जांपल नहीं देता। मान लें कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, उस पर एक फोन रखा हुआ है। अब जितना इसका वेट है, जितनी इसकी ग्रेविटी डाउनवर्ड है, अर्थ उतनी ही रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा रही है। वंस अगेन न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोले तो एक्शन एंड डायरेक्शन दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद आगे चलें, सी ऑप्शन देखें। सी ऑप्शन मैंने बता दी। सो बी ऑप्शन दोबारा देखते हैं, ड्रैग फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखें, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बेशक वो नीचे की तरफ है, ड्रैग फोर्स बेशक ऊपर की तरफ है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जरूरी नहीं कि हमेशा, जुमले पे गौर कीजिएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा ये आपस में इक्वल हो। ये इक्वल एक खास वक्त के बाद होती हैं। हम उस वेलोसिटी को जिस पे ये इक्वल होती है टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, उससे पहले ये आपस में इक्वल नहीं होती। तो जरूरी नहीं कि ये आपस में इक्वल हो, और ये भी जरूरी नहीं कि वेट का रिएक्शन ड्रैग फोर्स विस्कोसिटी की वजह से होती है। ड्रैग फोर्स का ताल्लुक वेट के साथ कोई भी नहीं। तो ड्रैग फोर्स एंड द वेट they do not obeys Ohm's law, ये Ohm's law कह रहा हूं, they do not obeys Newton's third law of motion। ठीक है, उसके बाद in order to provide enough upward thrust to overcome gravity, a typical rocket consumes the fuel about। आपकी किताब की क्वेश्चन की, आपकी किताब की स्टेटमेंट एज इट इज उठा दी गई है कि ऊपर जाने के लिए रॉकेट को कितना फ्यूल खर्च करना पड़ता है। मतलब अगर हमारी 70 या 1 to 5 की अगर बात करें इन द केस ऑफ फ्लूइड, ड्रैग फोर्स असदुल्ला फ्लूइड के केस में ही होती है। इसके अलावा ड्रैग फोर्स सॉलिड्स के केस में नहीं होती, ड्रैग फोर्स होती ही सिर्फ फ्लूइड्स के केस में। अच्छा, मैं बताने लगा था क्या, हाँ, हमारी बाइक और हमारी अगर 70 लेट से अगर पेट्रोल खर्च करती है, फ्यूल खर्च करती है, तो कितना करती है? हम कहते हैं कि लेट से एक दिन बाद हमें 200 का 100 का पेट्रोल डलवाना पड़ा, यानी कि एक दिन बाद 2 दिन बाद वो 1 लीटर या 2 लीटर खर्च करती है। मगर अ टिपिकल रॉकेट, टिपिकल बोले तो आम रॉकेट, कंटेन्स, ये कंज्यूम्स, कैन यू इमेजिन, 10,000 किलोग्राम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10,000 किलो फ्यूल खा जाता है, खर्च कर देता है। सो कैन यू इमेजिन हाउ मच फ्यूल कंजप्शन इज देयर। अरमगान का क्वेश्चन आया जी, क्या है सर? एक्सेलरेशन तो न्यूटन लॉ बोथ फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। अरमगान सवाल था न्यूटन के थर्ड लॉ को कौन सी फोर्सेस फॉलो करती हैं? आप सवाल नहीं समझे, चलिए मैं सवाल समझाता हूं, फिर उसके बाद आगे चलता हूं। आप वो न्यूटन के सेकंड लॉ को बीच में लेके आ रहे हैं, मैं सवाल पहले आपको समझा देता हूं। चीज सिंपल थी, मैंने इसलिए बगैर समझाया जरा आगे जंप करके निकल गया था। सवाल है, दोबारा देखिएगा। उसने कहा कि भाई सर जी पानी मंगवा दीजिएगा। क्या कहने का था? सवाल था कि भाई कौन सी फोर्स न्यूटन लॉ को ओबे करती है। मिसाल के तौर पे एक बुक जमीन पे पड़ी है, जमीन पे इसका फोर्स वेट के इक्वल है और जमीन इसके ऊपर एक फोर्स रिएक्शन फोर्स लगा रही है अपवर्ड। इस वक्त ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। मैं ये कह सकता हूं कि W इज इक्वल टू माइनस एफ। ये न्यूटन लॉ के मुताबिक है, यानी कि
ये जो रिएक्शन फोर्स जमीन इस बुक पे लगा रही है वो वेट की वजह से लगा रही है। वेट बढ़ाऊंगा रिएक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगी। वेट बढ़ाने का मतलब है मैं कोई भारी चीज बुक की जगह रखूंगा, उस भारी चीज का वेट ज्यादा है, जमीन ज्यादा रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। जबकि ड्रैग फोर्स और वेट के केस में ये सीन है। आपको पता है ड्रैग फोर्स क्यों लगती है? ड्रैग फोर्स की रीजन क्या है? ड्रैग फोर्स की रीजन है विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड की विस्कोसिटी। सो ड्रैग फोर्स हैज नथिंग टू डू विद जी क्या कर रहे हैं? ड्रैग फोर्स हैज नथिंग टू डू विद वेट। ड्रैग फोर्स का वेट से ताल्लुक ही कोई नहीं। यहां पे इस फोर्स का वेट से ताल्लुक है। ये फोर्स तब होगी जब वेट है। ये फोर्स वेट की रिएक्शन फोर्स है, जबकि ड्रैग फोर्स का वेट से कोई ताल्लुक नहीं। ड्रैग फोर्स वेट के बगैर भी होती है, वेट से इसका ताल्लुक ही नहीं, इसका ताल्लुक है विस्कोसिटी के साथ। लिहाजा ये न्यूटन के मुताबिक रिएक्शन फोर्स नहीं है और ना ही ये हमेशा वेट के इक्वल होती है। ठीक है अरमगान, पॉइंट समझ में आया? अगला सवाल, हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल इज सेम एज दैट ऑफ, मैंने बताया था रेंजेस कब सेम होती हैं। मैंने बताया था कि मान लीजिए कि अगर एक θ1 कोई भी एंगल है 45 प्लस थीटा और कोई दूसरा एंगल है 45 माइनस थीटा, तो भाई इन दोनों पे रेंजेस इक्वल होंगी। टिप दे देता हूं, याद रखिएगा। अगर थीटा, अगर दो जो एंगल गिवन है ब्रैकेट में जिस तरह देख सकते हैं 30 60 45 80 30 80, इन दोनों एंगल्स का अगर सम ले लिया जाए, θ1 प्लस θ2 ले लिया जाए और वो 90 डिग्री आए, तो याद रखिएगा दोनों एंगल्स के लिए रेंजेस इक्वल होंगी। मैंने आपको एक शॉर्टकट, एक टिप बता दी। जो एंगल गिवन है उन एंगल का सम ले लें, अगर तो एंगल 90 डिग्री की इक्वल आ जाए तो फिर उनकी रेंज इक्वल होगी। मिसाल के तौर पे 30 60 सम 90, तो भाई 30 60 के रेंजेस इक्वल होगी। बी देखिए 45 18 का सम ले लें, ये बनेगा 125, 90 डिग्री से बढ़ गया, इनकी रेंज इक्वल नहीं है। सी ऑप्शन देखें 30 80 सम 110 बना, रेंज इक्वल नहीं है। डी ऑप्शन देखें 60 90 150 के इक्वल सम आता है, इनका रेंज इक्वल नहीं हो सकती। Which one of the following is true? इनमें से कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात दुरुस्त है? भाई बताया हुआ 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू द 746 वॉट, पावर की यूनिट्स में लिखवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 24 बनता है, कौन सा बना आपकी किताब का? क्वेश्चन आपके टेस्ट का सवाल कौन सा बनता जी? एक मिनट, बंद हो गया जी, पेपर बंद हो गया, सिर्फ एक मिनट हरिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? आपकी किताब के स्टेटमेंट में सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि सोलर कांस्टेंट का आप लोगों को पता होगा। पता है ना सोलर कांस्टेंट क्या होता है? अगर नहीं भी पता तो सोलर कांस्टेंट मैं बता देता हूं। सूरज से जो रोशनी हम तक आ रही है, द एनर्जी इन किलो जाउल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझाता हूं। मान लो कि ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और ये एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर का। सूरज से 1 सेकंड में, पर सेकंड में कितनी किलो जाउल्स ऑफ एनर्जी इस एरिया में से पास कर रही है? तो सूरज की रोशनी आ रही है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जाउल्स पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये किलो जाउल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तो भाई जाउल्स पर सेकंड तो वाट होता है, तो ये बन जाएगा किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके यूनिट्स देख लीजिएगा, सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन देख लीजिएगा। आगे चलता हूं। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, भाई एक बॉडी का स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होगी, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। अ बॉडी इज एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट कवर्स x
डिस्टेंस इन 5 seconds, then the distance covered by the body in first second is। मैंने सेम यही सवाल दो तरह से करवाया था, एक दफा यही टेस्ट में दिया था तो इसका जवाब x/25 था, सोल्यूशन करवाया हुआ। फिर मैंने कहा था कि अगर वो 4 सेकंड में x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो पहले सेकंड में कितना होगा, वो x/16 था। मैंने इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला आपने इसको ऐसे करना है, x/n का स्क्वायर। मिसाल के तौर पर 5 सेकंड में अगर x कर रहा है ना तो पहले सेकंड में कितना होगा, x/5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बोले तो 25, नॉट x स्क्वायर, x/25। अगर 4 सेकंड में x कर रहा है तो पहले में कितना करेगा, x/n स्क्वायर में फॉर्मूला पुट करें, x/4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है, अगला। ठीक है यार, आगे चलूं ना। सोलर कांस्टेंट का जवाब होगा 1.4। वो जो दूसरा, अच्छा मुझे समझ आ गई, डबल एम मोमेंट। आप क्यों ये पूछ रहे हो, आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि किताब में सोलर कांस्टेंट की दो वैल्यूज लिखी हुई है, एक 1.4 है और एक 1 भी है। वो 1 जो वो इनसाइड द एटमॉस्फेयर है, वो जब वो इनसाइड एटमॉस्फेयर पूछेगा ना तब आपने 1 कहना है। ठीक है, अच्छा जी, सवाल अगला है जी। The velocity time graph is parallel to x-axis. The acceleration of the body is। बड़ा आसान सा सवाल है, कहते देखो velocity time graph parallel to x-axis यानी इस तरह से है, vt, राइट। तो भाई ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू x-axis मैंने बताया था, इसमें एक्सेलरेशन 0 होती है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। सो इट इज अ ग्राफ ऑफ 0 एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, 20th रिपीट करवा दूं। अच्छा यार चले मैं करवा देता हूँ। अफान, आपने शुरू वाले लेक्चर्स क्योंकि नहीं लिए हुए ना, तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं समझा देता हूँ। अब अफान ने क्योंकि सवाल पूछा तो मुझे सवाल की थोड़ी सी बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी। अफान बेटा, अब आपने जरा क्योंकि सवाल किए तो बड़े गौर से सुनना है। अच्छा जी बच्चों, जरा 2 मिनट। सर मोहम्मद मोमिन, ओके मोहम्मद मोमिन, ठीक है। डबल एम मोमिन, ठीक है मोहम्मद, शाबाश। अच्छा अफान, आपने बड़े गौर से सुनना और बाकी बच्चों ने भी गौर से सुनना। हो सकता है किसी और का कोई क्वेश्चन ये पॉइंट क्लियर हो जाए। एक सवाल मैंने करवाया था, अफान सुनना जरा। सवाल मैंने कहा था, सवाल कुछ इस तरह का था कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। मैंने कहा था कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो 1 सेकंड के बाद फासले की रेशियो, दूसरे सेकंड के बाद फासले की रेशियो, 3 सेकंड के बाद फासले की रेशियो और 4 सेकंड के बाद फासले की रेशियो क्या होगी। तो इसका मैंने सिंपल एक तरीका बताया था, दैट रेशियो कैन बी गिवन बाय n स्क्वायर फॉर्मूला। मतलब अगर पहले सेकंड की रेशियो निकालनी है तो पहले मैं ऐसे लिखता हूं सेकंड्स, हमारे पास 1 2 3 4 5 और उनकी रेशियोज क्या होंगी, n स्क्वायर के फॉर्मूले से करना है तो भाई पहले की रेशियो क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1, सेकंड की रेशियो हो जाएगी 4, थर्ड की रेशियो हो जाएगी 9, 4 की रेशियो हो जाएगी 16 और 5 की रेशियो हो जाएगी 25। अब ये किसकी रेशियो है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, यहां इसको मैं d लिख देता हूं, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट d, ये d डिस्प्लेसमेंट की रेशियो है। अब देखिए सिंपल सी बात है, 5वें सेकंड में जो फासला तय किया जा रहा है वो 25 है, जबकि पहले सेकंड में जो फासला तय किया जा रहा है वो सिर्फ 1 है। यानी 5वें सेकंड का फासला पहले से 25 गुना ज्यादा है। उसने हमें सवाल में क्या बताया, भाई पहले सेकंड का फासला x है, यानी x किसके इक्वल है, 25 के इक्वल। उसने हमें बता दिया कि भाई 5वें सेकंड का जो फासला है वो 25 है, 25 बोले तो x, उसने हमें सवाल में बता दिया। अब कहते हैं पहले में कितना होगा, पहले का कितना 1 है ना। अब देखो 5वें का फासला पहले का 25 गुना है, 25 से मल्टीप्लाई करके आया 1 को, ऐसे ही है। तो पहले का कितना होगा, 5 वाले को 25 पे डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। सो भाई फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल
दैट x डिवाइडेड बाय 25 यू विल गेट फर्स्ट सेकंड। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है x डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। मसलन अगर इस तरह पूछता, सवाल बदल देता, कहता कि भाई 7वें सेकंड में फासला x तय हुआ, तो 7वें सेकंड में होता कितना? 7वें का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ले लेते 49। तो पूछता कि भाई पहले का कितना है। अब इसका तरीका मैंने बता दिया सॉल्यूशन में, x ओवर n स्क्वायर फॉर्मूला। x कितना है 7वें सेकंड का, n स्क्वायर 7 का स्क्वायर ले लें, सिंपल जवाब हो जाता है पहले सेकंड में x ओवर 49। सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला। अफान बच्चे समझ में आई? ठीक है मुझे शाबाश, गुड। शुरू में यार चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन नहीं थी, सो आई वाज इन लिटिल प्रेशर बिकॉज ऑफ इनअवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट। सो चीजें थोड़ी सी हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं जी, उसके लिए माजरत है जनाब, आपकी इनकन्वीनियंस हुई उसमें। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है जी। जो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाया करती होती हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है जी, किधर गया सवाल, किधर गया? अगला सवाल है जी, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 39 मीटर्स पर सेकंड आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉल विल रीच इट्स पीक पॉइंट। देखो यार इसमें भी वही सीन है, ये भी अपवर्ड मोशन है। कितना गया? क्वेश्चन नंबर है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22 है। हाँ, आपको उसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी है 39 मीटर्स पर सेकेंड। हाईएस्ट पॉइंट पर जाना है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी भाई। इसके दौरान एक्सेलरेशन -10 हो जाएगी, ऊपर जा रहा है। हाउ मच टाइम इट विल रीच द पीक पॉइंट, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो कौन सी इक्वेशन इसमें लग सकती है? इसमें 1 सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन ही लगेगी यार, इतनी सिंपल सी बात है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। वी एफ इज 0, वी आई इज 39 प्लस -10 इंटू टी। तो 39 इज इक्वल टू माइनस, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 10t, t इज इक्वल टू 39 ओवर 10, यू विल गेट 3.9 seconds. Got it? 3.9 बोले तो अप्रोक्सीमेटली 4 seconds, ठीक है जी। आगे चलते हैं, a railway train compartment of 1600 kilogram mass moving with a velocity of 5 meters per second strikes another mass 400 kilograms at rest. If they move together with an impact, the common velocity is। ये बिल्कुल सवाल कॉपी किया गया है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 3 में आपने न्यूमेरिकल पढ़ा था कि एक ट्रक जो है दैट स्ट्राइक्स विद द स्टेशनरी कार, फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी। तो भाई ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, फॉर्मूला लगता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी। कॉमन वेलोसिटी ना तो v कॉमन हो गया। अब आप यहां से फाइंड कर लें भाई 1600 इंटू 5 प्लस वो गाड़ी जो है वो शुरू में रेस्ट पे है, सो ये कर दिया। अब v कॉमन ले लिया, m प्लस स्मॉल m कर लिया, ठीक है। सो 1600 इंटू 5 ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा स्मॉल v इंटू 1600 जमा 400, 400 ग्राम की 400 किलोग्राम का दूसरा कंपार्टमेंट है। सो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, चलिए डायरेक्ट कर भी देता हूँ, हमको समझ आ ही जाएगी। 1600 जमा 400 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 8000, v इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाई 2000 इज 4, ऐसे ही है 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है जी। पॉइंट यहां तक ले रहा है, कोई सवाल तो नहीं किसी का? पीछे थोड़ा सा अब नजर आ रहा है आपको। आगे चलते हैं जी, a body is projected such that the kinetic energy at the top most position is half of initial kinetic energy. What is the angle of projection? ये सवाल तो मैंने कतई तौर पे नहीं बताना कहता, ये सवाल तो मैंने करवाया हुआ है। ये सवाल आपने मेरे इस लेक्चर को सुनना है, प्रोजेक्ट
हो सकता है इसी बहाने आप अगर जो नए बच्चे उनको भी कह रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि आप लोगों ने, क्योंकि वो शुरू से अगर लेक्चर नहीं ली हुई, तो आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे क्लियर हो जाए। सवाल मैं समझा देता हूँ। कहता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन को लॉन्च किया गया काइनेटिक एनर्जी के ई से, और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी शुरू का असल का हाफ हो जाती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो किस एंगल पे प्रोजेक्ट की गई है। समझाता हूँ सवाल को कुछ इस तरह से। कहता है कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, जो हाईएस्ट पॉइंट पे वो टोटल काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो गई है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के ई थी। बताएं भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ 45 डिग्री था, मगर आप देखिएगा कैसे इसी बहाने या शाबाश खालिद, इसी बहाने आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर सुनना है। जो नए बच्चे भी मौजूद हैं, बिकॉज जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर सुनेंगे तो उसमें सिर्फ एक ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट केसेस, डिफरेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, मैंने सारे के सारे डिस्कस किए हुए, जरूर सुनिएगा। सारे के सारे मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस जो प्रोजेक्टाइल मैं समझाता हूँ। असदुल्लाह मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बन सकते हैं, मैंने तकरीबन वो डिस्कस किए हुए। असदुल्लाह ने सवाल किया व्हाट इज कॉमन वेलोसिटी। भाई कॉमन वेलोसिटी ये होता है ये चीज लेट से ये चीज रेस्ट पे, इसने आगे इसको टकराया। हम आमतौर पे क्या देखते थे कि भाई ये चीज आगे इसको टकराती है और ये शूट कर जाती है, निकल जाती है आगे, और ये स्लो स्लो पीछे आ रही है। ये कॉमन वेलोसिटी नहीं। कॉमन वेलोसिटी क्या है, इस चीज ने इसको टकराया और बाद में ये दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है। ये कॉमन वेलोसिटी है कि भाई दोनों की वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है असदुल्लाह, लीजिए मैं अपनी बात का यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। कितने सवालात हो गए? क्वेश्चन नंबर 24 हो गए, 5 रह गए। इंशाल्लाह वो 5 हम कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि अब आप लोगों को बाद में जो है ना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बाद में इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा आपको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वंस अगेन अपोलोजाइज फॉर द इनिशियल मिस्टेक ऑफ कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन की मिस्टेक के लिए माजरत जनाब। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े आसान हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का स्कोर अच्छा ही होगा। मैं चंद एक बच्चों का नाम ले लूं। आप लोगों ने मुझे अपने मार्क्स जो है ना वो व्हाट्सएप अपना मैसेंजर पे ज़रूर भेजने। मोमिन, जाम खान, खालिद, हिजबुल्लाह, हैदर, अरमगान, असदुल्लाह, अफान, आप और कश्मीरा, अहमद, साद, मोइज़, वहाब, ये तमाम बच्चे और एक दो बच्चे और भी हैं। उरीद, फरवा बेटी, आप ज़रूर बताइए मुझे मार्क्स मैसेंजर पे ज़रूर भेजें, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। अपने जो MCQs आपके जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ उनकी बात करो, ताकि जिनके MCQs गलत हो उनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिएगा, ताकि हम उनको उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकें, ठीक कर सकें। अब्दुल मोहिमिन आप भी, और जफ़ीर, हिफ्ज़ा, हमज़ा आप भी, मोहम्मद मोमिन, हाशिर अली, उज़ैर, उस्मान, दूसरे वाला उस्मान, अमानत और फजर, आप लोग बच्चों मुझे ना अपने मार्क्स भेजिएगा कितने हैं, प्लस स्क्रीनशॉट्स लेके भेजिएगा कौन से MCQs ठीक थे, कौन से MCQs गलत थे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।